आज हम सेलों का संयोजन पढ़ने जा रहे हैं। सेलों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतरक्रम संयोजन। ठीक है, तो सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है, पहले श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र दिखाई दे रहा है आपको, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन का परिपथ बना हुआ है। तो सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं किसे हैं? सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले सेल के एक टर्मिनल को दूसरे सेल के विपरीत टर्मिनल से जोड़ा जाता है, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो सेलों के विपरीत टर्मिनलों को जब जोड़ा जाता है तो उसे सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। यानी धनात्मक टर्मिनल को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। जैसा कि इसे समझने के लिए एक परिपथ लिया गया है और इस परिपथ में दो सेल लिए हैं, एक तो AB, ठीक है, और एक BC। ठीक है, इसमें पहला सेल AB का जो विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है, दूसरे का विद्युत वाहक बल E2 है और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इन दोनों को बिंदुओं AC के मध्य जोड़ा गया है। किसके मध्य जोड़ा गया है? AC के मध्य जोड़ा गया है। और अंत्य सिरों को बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। ठीक है, R से जोड़ा गया है। अब ओम के नियम से बात करते हैं। ओम का नियम क्या होता है? V IR होता है। ठीक है, V IR। ठीक है, अब V की वैल्यू क्या होती है? दो सिरों के मध्य ज्ञात की जाती है। तो दो सिरे कौन से हैं? दोनों सेलों के A और C है। तो क्या आ जाएगा? V की वैल्यू BA माइनस BC भी आ जाएगा। ठीक है, अब कुल विभवांतर क्या होता है? दोनों सेलों का विभवांतर का योगफल। तो पहले सेल कौन सा है? AB। तो पहले सेल का विभवांतर क्या होगा? BA माइनस BB और दूसरे सेल का क्या होगा? BB माइनस BC। इनका योगफल कुल विभवांतर होगा। तो कुल विभवांतर किसका है? AC का। BAC बराबर BA माइनस BB प्लस BB माइनस BC। ये कुल विभवांतर आ गया। ठीक है, अब ये जो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर आता है, ये विद्युत वाहक बल होता है। दो ध्रुवों के बीच विभवांतर होता है। ठीक है, वोल्टेज होता है बिटवीन टू टर्मिनल्स। ठीक है, तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था। विद्युत वाहक बल E माइनस IR होता है। ठीक है, E माइनस IR होता है। दो बिंदुओं की ध्रुवताओं के बीच विभवांतर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये पहले सेल का तो क्या होगा? E1 माइनस IR1 और दूसरे सेल का क्या हो जाएगा? E2 माइनस IR2। ये दूसरे सेल का हो गया। ठीक है, ये कुल विभवांतर ज्ञात हो गया दो बिंदुओं के बीच। ठीक है, अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ठीक है, सोल्व कीजिए। इन दोनों को साथ में ले लेंगे, क्या रहेगा? E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 देन E1 प्लस E2। इनमें क्या कॉमन आ रहा है? माइनस I कॉमन आ गया, बच गया क्या? R1 प्लस R2। ठीक है, ये बच गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। किसकी वैल्यू आ गई? VAC की। ठीक है, अब तुल्य विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। तुल्य विद्युत वाहक बल को कैसे लिख देंगे अपन? EQ से। तुल्य विद्युत वाहक बल को कैसे लिख देंगे? EQ से लिख देंगे। देखिए, तुल्य विद्युत वाहक बल को लिख देंगे EQ से। ठीक है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध
तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को कैसे लिखेंगे? आर EQ से लिखेंगे। अगर तुल्य विद्युत वाहक बल लिया जाए और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध लिया जाए तो क्या हो जाएगा? यदि तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध लिया जाता है तो VC की वैल्यू आ जाएगी VAC की वैल्यू आ जाएगी EQ मींस इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल माइनस IREQ तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ये आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। 1 में भी VC की वैल्यू याद हुई है और 2 में भी VC की वैल्यू ही प्राप्त हुई है। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, दोनों के मान बराबर रख देंगे और क्या प्राप्त करेंगे अपन? EQ याद करना है यानी तुल्य विद्युत वाहक बल याद करना है और तुल्य क्या याद करना है? आंतरिक प्रतिरोध याद करना है। ठीक है, करेंगे इस समीकरण को और इस समीकरण को बराबर रख देते हैं। EQ माइनस IREQ बराबर है E1 E2 माइनस IR1 प्लस R2। ये समीकरण 1 और 2 को बराबर में रख दिया। ठीक है, तो समीकरण अब इनको हल करते हैं हम। इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब जिसको आप सोल्व करेंगे हल करेंगे इसको तो EQ की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? ये प्राप्त हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? ये प्राप्त हो जाएगी। इसमें I से I कैंसिल हो जाएगा यानी क्या प्राप्त हो जाएगा? EQ की वैल्यू क्या आ गई? साइड बाय चेंज करके आप हल कर सकते हैं, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। E1 प्लस E2 ये प्राप्त हो। इसको साथ में लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 डाल सकते हैं आप। अब इसको साथ में लेते हैं तो हल करके बता देता हूँ। माइनस IREQ बराबर माइनस IR1 प्लस R2 माइनस I से माइनस I कैंसिल मीन्स क्या आ गया? REQ यानी तुल्य आंतरिक प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2। ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल प्राप्त हो गया और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात हो गया। अब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? क्या लिखेंगे? ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। एक मिनट, दिखने में थोड़ी समस्या आ रही है। हाँ देखिए, ओम का नियम V बराबर IR होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। V की वैल्यू अपन ने स्टार्टिंग में देखी क्या थी? VAC और IR की वैल्यू भी हमने स्टार्टिंग में देखी, निकाली थी। IR की वैल्यू क्या निकाली थी? इसी से निकल जाएगी IR की वैल्यू। ठीक है, या फिर IR की वैल्यू इससे निकल गई। ठीक है, तो क्या आई थी? E1 प्लस E2 E1 प्लस E2 I यहाँ पे क्या है ना, ये IR की ही वैल्यू है। E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2 या IR की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम और I की वैल्यू याद करेंगे। इसमें इसको सॉल्व करके क्या याद करेंगे? I की वैल्यू याद कर लेंगे। ठीक है, तो जो VC लिया है हमने, VC की वैल्यू क्या होती है? IR होती है। तो VC की जगह अगर आप क्या लिख देंगे? IR ही लिख देंगे। ठीक है, IR बराबर E1 प्लस E2 माइनस IR1
R1 प्लस R2। ठीक है, साइड चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? साइड चेंज करेंगे। इसको उधर ले आएंगे। I R ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? प्लस I ब्रैकेट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, तो किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी? I की वैल्यू। I यहीं रह जाएगा और ये कहाँ चले जाएंगे? इसके बटे में चले जाएंगे। ठीक है, आगे चले जाएंगे। अब चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हो। इसमें I आ रहा है तो I कॉमन ले लीजिए। क्या बच गया? R प्लस R1 प्लस R2 बराबर A1 प्लस A2। तो I की वैल्यू क्या जाएगी? अब I बराबर ये कहाँ चले जाएगा? इसके बटे में चले जाएगा। A1 प्लस A2 बटा R प्लस R1 प्लस R2। ये प्राप्त हो गया अपने को। किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई? I की वैल्यू, यानी धारा की वैल्यू प्राप्त हो गई। धारा का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 पढ़ा था हमने। ये रहा समीकरण 3 और ये रहा समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में इसकी वैल्यू क्या है? EQ। तो इसी तरह क्या लिख सकते हो आप? EQ। समीकरण नंबर 4 में R1 R2 की वैल्यू क्या है? REQ। तो ये पुट कर सकते हो। क्या लिखोगे आप? समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर तो I बराबर इसी तरह क्या जाएगा? AQ बटा R का R प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा? R AQ। ठीक है, ये तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के मान रख दिए। तो इस प्रकार से शैलों का क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में होता है और ये उससे धारा का मान ज्ञात हो गया और तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात हो गया था और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात हो गया था। इस प्रकार से ये शैलों का श्रेणी क्रम संयोजन था। उसी प्रकार हम शैलों का समांतर क्रम संयोजन भी पढ़ेंगे। शैलों का समांतर क्रम संयोजन में भी इसी तरह से पढ़ेंगे। उसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या था? दो शैलों के विपरीत टर्मिनलों को जोड़ा जाता है, विपरीत ध्रुव को जोड़ा जाता है। ठीक है, जबकि उसमें समान ध्रुवों को, समान टर्मिनलों को किसी एक बिंदु से और दूसरे समान टर्मिनलों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। शैलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, या शॉर्ट में इसकी परिभाषा बोलना चाहे संक्षिप्त में तो शैलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक शैल के एक जैसे ध्रुवों को, ठीक है, एक जैसे टर्मिनल वाले बिंदु को एक बिंदु से जोड़ा जाता है तो उसे शैलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे हम लेते हैं, ये कोई एक शैल है, ये इस शैल का विद्युत वाहक बल और ये आंतरिक प्रतिरोध है। ये कोई दूसरा शैल है, ये दूसरे शैल का विद्युत वाहक बल है और ये आंतरिक प्रतिरोध है। और इसमें से क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित होती है। ये धारा प्रवाहित हो रही है। इस शैल की धारा I1 होगी और इस शैल की धारा I2 होगी। ठीक है, दोनों शैलों की धारा अलग होगी। पहले शैल की धारा I1 हो गई, दूसरे शैल की धारा I2 हो गई। ठीक है, तो दो शैलों को जोड़ा गया है और इन दोनों शैलों के अंत्य सिरों को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। इसको अंत्य सिरों को बाह्य प्रतिरोध से R से जोड़ दिया जाता है। ये दोनों सिरों को, A को और B को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। इस प्रतिरोध के साथ में भी एक बैटरी लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये धारा प्रवाहित हो रही है। नहीं, बैटरी लगाएंगे, दो ही सेल लेंगे, तीसरा सेल नहीं लेना है। खैर, ठीक है, तो हम दो सेल लेते हैं जिसमें पहले सेल का
विद्युत वाहक बल E1 आंतरिक प्रतिरोध R1 एंड दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2। ठीक है, पहले सेल की धारा I1 और दूसरे सेल की धारा I2 के दोनों सिरों को, दोनों समान सिरों को किसी एक बिंदु से और दोनों दूसरे समान सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है, तो इसे सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अलग अलग क्या है, धारा अलग अलग है, तो इसमें धारा ज्ञात करेंगे। तो दोनों सेलों की कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 होगी। कुल धारा क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगी। ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। अब कुल मिला के बाद ये है, अपने को I1 की वैल्यू ज्ञात करनी है और I2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, और उन वैल्यूज को समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, I1 और I2 की वैल्यूज ज्ञात करके किसमें रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो कर देंगे I1 और I2 की वैल्यूज ज्ञात। ठीक है, V अभी थोड़ी देर पहले अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा, किसमें पढ़ा, श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है ना, तो क्या पढ़ा था उसमें, विद्युत वाहक बल जो दो टर्मिनलों के बीच निकाला जाता है विद्युत वाहक बल, तो इसमें भी विद्युत वाहक बल दो टर्मिनलों के बीच निकाला जाएगा, V1 और V2 निकाला जाएगा, जिनको केवल V से ही लिख सकते हैं। और क्या निकाला था वो, जो श्रेणी क्रम संयोजन में था वही पार्श्व क्रम संयोजन में होता है, यानी V1 = E1 माइनस IR1 और V2 यानी दूसरे सेल का E2 माइनस IR2। ठीक है, इससे क्या निकालेंगे हम, इससे क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। इनसे क्या निकालेंगे, धारा I1 और I2 निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये V1 और जो V2 लिखा है इनको हम V ही मान लेंगे। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 3 से I1 निकाल लेंगे, ये I1 है, ये I2 है। ठीक है, और समीकरण नंबर 4 से I2 निकालेंगे। निकाल लीजिए, पक्षांतरण कर दो, इसको इधर लेते हैं, V माइनस E1 बराबर माइनस I1 R1। अब मेरे को निकालना क्या है, I1 निकालना है। क्या निकालना है, I1 निकाल लेंगे। तो I1 जब निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, V माइनस E1 बटा R1 का रहेगा इसके बटे में, और इधर क्या रहेगा माइनस का I1। इस माइनस को हटाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस V हो जाएगा बटा R1 बराबर I1। ये I1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही किसी निकालेंगे, समीकरण नंबर 4 से I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ I2 की वैल्यू। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू जाएगी E2 माइनस V अपॉन R2। ये I2 की वैल्यू होगी, समीकरण नंबर 5 सॉरी 4 5 आ गया और 6 आ गया। समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दीजिए, I से रखना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो से चल रहा है। रख लीजिए, I बराबर I1 की वैल्यू क्या है, V माइनस E1 अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, A2 माइनस, अभी उल्टा लीजिए, ये अपन ने उल्टा लीजिए, A2 माइनस ठीक है A2 माइनस, ये गलत लिख दिया, ये E1 माइनस B था, A2 माइनस B अपॉन R2। ये I1 और I2 के मान रख दिया, I1 का मान यहाँ से रख दिया और R2 का मान यहाँ से रख दिया। ठीक है, इनको हल करेंगे हम, तो क्या याद कर देंगे, E1 और E2 याद कर लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है अपने को, क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और इक्विवेलेंट
विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करना है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आई की वैल्यू निकल के आएगी। इनको सोल्व कैसे करेंगे देखिए आप, आई इज इक्वल टू, इसमें आप ले लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए E1 अपॉन R1 माइनस E1 अपॉन R1, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, प्लस इसको E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको आप एलसीएम मिला के सोल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू E1 को और E2 को साथ मिल लेते हैं तो क्या जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और इसको साथ मिल लेते हैं माइनस E1 अपॉन R1 और ये प्लस हो जाएगा अगर ब्रैकेट में बंद करते हैं, सॉरी अभी B था, इसको B था ये, तो V अपॉन R1 V अपॉन R2 इस फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, अभी इनको क्या करेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेके इसको रेसिप्रोकल करेंगे अपन, एलसीएम ले लाके रेसिप्रोकल करेंगे तो किसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे हम, आई की वैल्यू कन्फर्म फाइंड हो जाएगी। तो एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा इनका आई इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आ गया R1 R1 से भाग किया तो R2 बच गया, R2 को इससे गुना करेंगे क्या आएगा E1 R2 प्लस R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 बच गया, R1 को इससे गुना करेंगे क्या आएगा E2 R1, ऐसे ही इसको करेंगे प्लस इसमें भी एलसीएम क्या आएगा R1 R2 ही एलसीएम आएगा, R1 से R1 कैंसिल हो गया, R2 को V से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा V R2, R2 से R2 कैंसिल हो गया तो आएगा V R1। ठीक है, अब इसमें V कॉमन ले लेंगे हम तो क्या बच जाएगा I इज इक्वल टू, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, देखिए E1 R2 बटा R1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 R2, क्योंकि ये दोनों के लिए है तो इसके साथ लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया। ठीक है, इसमें आप B कॉमन ले लेंगे, यहाँ जगह नहीं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू में, प्लस B कॉमन ले लिया तो क्या बच गया R2, ठीक है, अपॉन R1 R2 माइनस R1 बटा R1 R2, इसको किस तरह से लिख दिए, ये दोनों के साथ आएगा। आप देखिए इसमें R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया और इसमें R2 से R2 कैंसिल हो गया और इसमें R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, यहाँ देखिए जो बच गया I बराबर क्या बच गया E1 बड़ा R1 प्लस E2 बड़ा R2। ठीक है, और ये बच गया प्लस का V और ब्रैकेट में क्या बच गया, ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये बच गया। तो किसकी वैल्यू याद हो गई, I की वैल्यू याद हो गई है, किसकी वैल्यू याद हो गई I की। ठीक है, अब चाहो तो B की जगह आप B बराबर क्या होता है IR होता है, B बराबर क्या होता है IR होता है, तो इस जगह आप क्या याद कर सकते हैं IR रख सकते हैं। तो इस प्रकार से सैलों का समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, इसमें धारा याद होती है, तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों थे। इस वीडियो के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करें, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा चला के देखें। इसके आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो
विद्युत ऊर्जा है। क्या है? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा कहते किसे हैं? विद्युत ऊर्जा कहते किसे हैं? देखिए विद्युत ऊर्जा को समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारे घरों में विद्युत काम आती है वो विद्युत ऊर्जा ही होती है। तो और जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, विद्युत आती है, वो समय के अनुसार आती है, समय के अनुसार यूनिट्स निकलता है, ठीक है, और उसका मूल्य हमारे को चुकाना होता है। तो किसी निश्चित समय में किसी विद्युत शैल द्वारा, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित शैल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। या कह सकते हैं परिपथ को निश्चित समय में जो ऊर्जा दी जाती है और उस ऊर्जा के लिए जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित समय में किसी विद्युत शैल द्वारा किसी परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में एक R प्रतिरोध का तार जिसमें धारा I प्रवाहित होती है, T समय में प्रवाहित होती है। तो आवेश क्या होगा? Q इज इक्वल टू IT होता है। आवेश क्या होगा? Q इज इक्वल टू IT होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं, I की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, या फिर R की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को W से लिखा जाता है किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या होता है? Q होता है। Q बराबर W बराबर क्या होता है? W बराबर QB होता है। W बराबर Q किया गया कार्य यानी W बराबर QV होता है। अब इसमें आप Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं, V की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए W इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है? IT V। अब V की वैल्यू क्या होती है? V इज इक्वल टू IR होता है, तो इसकी जगह IR पुट कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू यानी किया गया कार्य को विद्युत ऊर्जा होती है, तो W बराबर IT इंटू V की जगह क्या लिख दिया आपने? IR। तो W बराबर I को I से गुणा किया तो I स्क्वायर RT, इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। ठीक है, W मींस कार्य जिसका मात्रक वॉट होता है। जिसका मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक वॉट होता है, लेकिन कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और हीट है ना, तापन, उसका मात्रक भी जूल होता है। तो आप यहाँ H यूज कर सकते हैं, I स्क्वायर RT, जिसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा H उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के और लिए गए समय के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब एक जूल क्या होता है? एक जूल ले सकते हैं हम। एक जूल बराबर 1 सेकेंड या 1 वॉट इनटू 1 सेकेंड, 1 जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 वॉट इनटू 1 सेकेंड। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा का जो व्यापारिक मात्रक होता है, व्यावसायिक मात्रक होता है, वो kWh होता है। क्या होता है? kWh, किलो वाट हावर, या फिर कह सकते हैं यूनिट, है ना। घरों में जो अपने बिजली काम में लेते हैं यूनिट्स में आती है वो kWh होता है। प्रत्येक मीटर पे लिखा होता है kWh, किलो वाट हावर। 1 किलोवाट में, ठीक है, विद्युत धारा के व्यापारिक मात्रक की गणना कीजिए। विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक की गणना हो रही है यहाँ पर। तो 1 किलोवाट में कितना वाट होगा? 1000 वाट होगा। इनटू H मींस हावर, घंटा। 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती है? 3600 सेकंड्स होती है। इसको अगर मानक रूप में बदल दिया जाए तो 3.6 इनटू 10 की घात 1 2 3 4 5 और 1 पॉइंट और लगा दिया 6 जूल। ठीक
है, ये विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक है। ठीक है, तो ये विद्युत ऊर्जा की बात थी। हमारे घरों में जो बिल बनता है वो इसी के आधार पर बनता है, विद्युत शक्ति के अनुसार बनता है। तो विद्युत शक्ति आता है अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है अपना? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? ठीक है, एकांक समय में 6 विद्युत ऊर्जा को परिपथ की शक्ति कहते हैं। एकांक समय में 6 विद्युत ऊर्जा को एक फिक्स समय में, एक निश्चित समय में कितनी ऊर्जा क्षय हो रही है, कितनी ऊर्जा का व्यय हो रहा है, वह उसकी शक्ति कहलाती है। जैसे 100 वाट का बल्ब है, सपोज कितने वाट का बल्ब है? 100 वाट का, तो वो 1 घंटे में कितना वाट खर्च कर रहा है? 100 वाट खर्च कर रहा है, तो 100 वाट उसकी शक्ति हो गई। ठीक है, 100 वाट क्या हो गई? उसकी शक्ति हो गई। तो शक्ति का मात्रक वाट ही होता है। ठीक है, अगर 100 वाट के बल्ब को आप 10 घंटे चलाएंगे, 100 वाट का है, 1 घंटे में 100 वाट व्यय करता है, तो 10 घंटे में 1000 वाट व्यय करता है, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट खर्च करेगा, वो उसकी शक्ति हो गई। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा कह सकते हैं, एकांक समय में 6 विद्युत ऊर्जा को परिपथ की शक्ति कहते हैं, जिसे P से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? P से व्यक्त किया जाता है। P बराबर W, यानी किया गया कार्य निश्चित समय में P बराबर W बटा T होता है। ठीक है, अब W की वैल्यू हम निकालेंगे, पहले VIT होती है। W की वैल्यू क्या होती है? VIT। तो W की जगह अगर VIT हम पुट करते हैं, VIT बटा T, तो T से T कैंसिल हो गया, क्या बच गया? VI बच गया। अगर हम V की वैल्यू पुट कर दें, V की वैल्यू क्या होती है? IR होती है। अगर V की जगह IR लिख दें इनटू I, तो रिजल्ट क्या आएगा? I स्क्वायर R, यानी P बराबर I स्क्वायर R आ जाता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेकिन इनको अलग अलग मापन भी किया जाता है। 1 किलोवाट जिसमें 1000 वाट होता है, यानी 10 की घात 3 वाट होता है। 1 मेगावाट जिसमें 10 की घात 6 वाट होता है। कई बार सुना होगा, कई बार मैं सुना होगा हॉर्स पावर। ठीक है, अपने घरों में जब किसान मोटर वगैरह लेके आते हैं, विद्युत मोटर वगैरह, तो कहते हैं कितनी HP की लेके आए हैं, वो HP जानते हैं। HP मीन्स हॉर्स पावर। 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट, यानी अश्व शक्ति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अश्व शक्ति कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आपको विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व संयोजन को इस वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें और इसको शेयर भी करने की कोशिश करें। धन्यवाद।